माँ बाप ने मिलकर अपने 17 महीने के बच्चे को उतारा मौत के घाट। माँ बाप को 5 बच्चे थे, उसमें आखिरी 2 बच्चे को पालना नहीं चाहते थे, इसलिए 17 महीने की बच्ची को सर पर हमला कर उतारा मौत के घाट। मुंबई से सटे ठाणे इलाके के मुंब्रा में विले इलाके में जाहिद शेख और उनकी पत्नी नूरानी शेख यह अपने 5 बच्चों के साथ साथ रहते थे। जाहिद शेख मूल रूप से झारखंड का रहने वाला है। जाहिद शेख ने चेंबूर के एक मदरसे में पढ़ाई की और फिर मुंब्रा में धार्मिक स्थानों और छात्रों को पढ़ाना शुरू किया। जाहिद शेख के 5 बच्चे थे। जाहिद शेख अपने आखिरी 2 बच्चों को नहीं पालना चाहते थे, इसलिए अपने सबसे छोटी बेटी 18 महीने को उसके सिर पर जाहिद शेख की पत्नी नूरानी ने हथियार से बच्ची के सिर पर वार किया और फिर बच्ची के सिर से ज्यादा खून बहने से बच्ची को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां बच्ची की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। माँ बाप को अपने आप को बचाने के लिए रचा भूत प्रेत का ढोंग। जाहिद शेख और उसकी पत्नी नूरानी शेख ये अपने बच्चे में सबसे आखिरी 2 बच्चे को पालना नहीं चाहते थे, इसलिए घर पर ही 17 महीने की बच्ची पर हथियार से हमला कर उसे गंभीर घायल किया और फिर अपने आप को पुलिस के चंगुल से बचाने के लिए दोनों ही माँ बाप ने रचा ढोंग और बच्ची की हत्या को बताया भूत प्रेत का साया। बच्ची के माँ बाप ने खुद को बचाने के लिए बताया कि बच्ची पर भूत प्रेत आता था और वह बच्ची पर हमला करता, वह खुद बच्ची को गंभीर रूप से घायल करता था। माँ पिता दोनों इस्लामिक स्कॉलर हैं और इस्लाम को बखूबी जानते हैं। मुंब्रा में रहने वाले जाहिद शेख और उनकी पत्नी नूरानी शेख ये दोनों ही कम पढ़े लिखे, लेकिन दोनों ही माँ बाप इस्लाम के स्कॉलर माने जाते हैं और जाहिद शेख यह खुद हाफिज कुरान है और उनकी पत्नी भी आलिम दिन है, यानी दोनों ही इस्लाम के बारे में बखूबी जानते हैं। जाहिद शेख 1 क्लास तक शिक्षा हासिल की है और मां ने भी शिक्षा कुछ हासिल नहीं किया। जाहिद शेख और नूरानी शेख के 4 बच्चों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। जाहिद शेख और नूरानी शेख के 5 बच्चों में से सबसे छोटी बेटी 17 महीने की, उसे दोनों ही माता पिता ने न पालने के इरादे से मौत के घाट उतारा। दोनों ही माता पिता को ठाणे कोर्ट ने 17 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जाहिद शेख और नूरानी शेख के 4 बच्चे को पुलिस द्वारा बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। 18 महीने की बच्ची को जो है बेरहमी से मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन बताया जा रहा था कि उसके ऊपर भूत प्रेत का साया था, जिसकी वजह से उसकी जो उसकी आंग में आता था वो उसके ऊपर हत्या करता, ऐसा मान रही है। और क्या कुछ जानकारी सामने कर रही है? पहले तो हमारे पास जो एप्लीकेशन मिली थी उसमें भी ये भूत प्रेत के हिसाब से ही वो एंगल से ही उनको मारा गया है, ऐसा हमको एप्लीकेशन मिला था। जिसने एप्लीकेशन किया था संतोष महादेव करके नाम लिखा था, शिवाजी नगर मुंब्रा का एड्रेस डाला था। हमने वहाँ पे जाके ढूंढा, लेकिन वह नाम का और पते का आदमी मिला नहीं। वो उन्होंने ऐसा बेनामी अर्जी किया था, लेकिन ये एप्लीकेशन में जो बात लिखी गई थी वो सीरियस थी, इसलिए हम लोगों ने सीरियसली लेके उसमें इंक्वायरी की और वो जो घटना बताई गई थी उसमें से हमने ढूंढ के निकाला तो ये घटना सच निकली कि वो जो 18 महीने की लड़की थी उसको उसके माँ बाप ने मारा था। लेकिन उसमें ये इंक्वायरी में ये एंगल निकला कि भूत प्रेत का एंगल नहीं निकला, ताकि वो उसमें उनको 5 बच्चे थे, पहले 2 लड़के हैं, बाद में 3 लड़कियां हैं। लास्ट की 2 जो लड़कियां हैं वो उनसे संभाली नहीं जाएगी करके उन्होंने उनको मारने के लिए प्रयास किया था। और ये जो मर गई लड़की उससे बड़ी लड़की एक है, हबीबा नाम की जो लड़की है 3.5-4 साल की, उसके ऊपर भी उन्होंने ऐसे इंजरीज वगैरह किए थे, जिसके लिए उसके ऊपर केस भी रजिस्टर हो चुका है। तो दोनों माँ बाप जो है इस्लामिक स्कॉलर माने जाते हैं, क्योंकि पिताजी जो है इस्लाम से पढ़े हुए, माँ भी इस्लाम से पढ़ी हुई। जिस तरीके से दोनों, तो क्या इसमें एंगल सामने नजर आया? क्योंकि हॉस्पिटल में जिस दौरान लेके गए उस दौरान भी हॉस्पिटल वाले ने भी जो है कोई कंप्लेंट नहीं किया था। माँ ने जो बच्चे को उठाकर डायरेक्ट कब्रिस्तान में जिस तरीके से लेके गए, तो किस तरीके से एंगल पूरा सामने, क्योंकि महीने भर से आपके जो जाँच एजेंसी इसके अंदर जुड़ी हुई थी, किस तरीके से ग्लू मिला इसके अंदर? यहाँ पर उनका बैकग्राउंड देखा जाए तो एजुकेटेड बैकग्राउंड नहीं है। बाकी उन्होंने मदरसे में शिक्षा ली है। माँ ने तो कोई स्कूल गई नहीं, लेकिन जो बाप है उसने तो दूसरी तक पढ़ा है, बाद में उसने मदरसे में शिक्षा ली है। और बाकी तो उनका पुअर बैकग्राउंड है। पुअर बैकग्राउंड की वजह से वो कुछ प्रोग्राम करके जो मिलेगा वो काम करके गुजारा करते थे, और वो हिसाब से वो बच्चों को नहीं पाल पाएंगे, वो हिसाब से उन्होंने ये काम किया है। सर, ये जो केस को उस टाइम पे जब जांच चालू हुई, जब ये एलिगेशन आई थी, एलिगेशन जो थी वो भी फेक मानी जा रही है। और उसके अलावा जब ये माँ बाप को पकड़ा गया
तो माँ के अंग पे कुछ आता है या बाप के अंग पे कुछ आता है, ऐसा भी इसको रोक दिया गया था। नहीं समझा मैंने सवाल। माँ के अंग में कोई खब्बिश हाँ, या हाँ। कुछ आता है और उस वजह से वो बच्चों को घायल करती है, ऐसा भी एंगल इस केस में दिखाई दे रहा था। कंप्लेन तो वही एंगल से प्राप्त हुई थी, हमने वो एंगल से भी ढूंढा क्योंकि वो एंगल हमको ढूंढना ज़रूरी था कि जो डेंजरस एंगल है, लेकिन वैसा वो एंगल से कुछ ऐसा एविडेंस या तो कोई ये नहीं मिला, इसलिए वो एंगल नहीं लगाया। सर, ये बच्चों को घायल करा जा रहा था और जिससे ये बच्ची जो थी पहले मैकपॉट में जो एडमिट करने लेके गए तो उसके सर पे काफ़ी वार थे और वो मतलब कोई चोट के निशान नहीं दिख रहे थे। और जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया है उन्होंने भी मतलब ये उनके पेपर में कह रहे हैं ये हमने लिख दिया था, इसे पुलिस में एमएलसी भेजना चाहिए, मगर हॉस्पिटल वालों ने भेजा नहीं। और उसके बाद में बच्ची की वहाँ ट्रीटमेंट के दौरान फिट आने से डेथ हो गई और फिर उन लोगों को एमएलसी दे दी गई और बच्ची को दफनाया गया और फिर आप लोगों ने अपनी इंक्वायरी में रिटर्न निकाला और उसमें एक रूप ये भी दिया था बच्ची के साथ कुछ बाप ने गलत भी किया है, ऐसा कुछ मतलब आपकी जांच में आया है क्या? नहीं, वो हमने हमको वो एंगल से भी इंक्वायरी का इन्वेस्टिगेशन करना तक कर लिया है। गलत जो किया है बोल रहे वो उसका कोई एविडेंस नहीं मिला है। पोस्टमार्टम में हमने थ्योरी डॉक्टर को पूछी थी तो वो एंगल नहीं है। सर, ये गोलीबाड़े में भी ये इनके ऊपर केस दाखिल हुआ था 326, तो वो क्यों दाखिल हुआ था और वो उसका रीज़न क्या था? वो एक कपल ने उनकी जो सेकंड लास्ट लड़की थी उसको झारखंड में उसकी जीभ उन्होंने बीच में से काट दी थी और चेहरे पे उसके उन्होंने स्टैब किया था, इंजरीज की थी, तो वो ट्रीटमेंट के लिए वो केएम हॉस्पिटल बॉम्बे में आए थे, जो कि कानूनी कार्रवाई है कि उन्होंने एमएलसी करना चाहिए। तो केएम हॉस्पिटल में एमएलसी लोकल पुलिस स्टेशन भोईवाड़ा में की, तो भोईवाड़ा ने वो उसमें गुना दाखिल करके जहाँ पे घटना हुई थी झारखंड में वहीं पे वो केस भेज दी गई है। सर, आखिरी सवाल, जिस तरीके से माँ बाप ऐसे बच्चों के ऊपर अगर वारदात करते हैं तो आपके माध्यम से माँ बाप को क्या आह्वान रहेगा, क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? जिस तरीके से ये केस में जो है लगातार आरोप हो रहे थे कि जिस तरीके से माँ और बाप ने मिलकर जो बच्ची की हत्या की, इसमें ये तो ये कहना पड़ेगा कि अगर चलो मान ले कि गरीब है, बच्चों को संभाल नहीं पाते, लेकिन गवर्नमेंट ने इतनी सारी फैसिलिटी, इतनी सारी स्कीम्स है जहाँ पर ये बच्चों को ये कर सकते हैं, रख सकते हैं। बच्चों में चिल्ड्रन होम है, वहाँ पे उनको एजुकेशन दिया जाता है, उनको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए सिखाया जाता है, कोई काम धंधा सिखाया जाता है, बहुत सारी स्कीम्स है, वो करना चाहिए। अब ये मामले में दोनों माँ बाप अंदर है तो उनके 3 बच्चे हैं, वो भी कुछ 8 साल 5 साल 4 बच्चे हैं, तो उनको हमने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रोड्यूस किया और वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उनका ख्याल रख रही है, वो बच्चे वहाँ पे खुश है अभी। कितने दिन की उनको पीसी मिली है? पीसी इनकी 15 तारीख तक थी फर्स्ट अरेस्ट से, आज उनकी पीसी 18 तारीख तक बढ़ाई दी गई है। कांदिवली पुलिस ने करीब 3.5 लाख रुपए कीमत के 30 चोरी के मोबाइल फोन के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये 2 नाम है विक्रम विजय भोसले और बंटी सुरेंद्र भोसले। दोनों आरोपी मोबाइल चोरी के रिकॉर्ड में अपराधी हैं और उनके खिलाफ कई मोबाइल चोरी के मामले दर्ज हैं। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ज्ञानेंद्र गनोरे ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी से पुलिस को कांदिवली में 4 मोबाइल फोन चोरी के मामले सुलझाने में सफलता मिली है। शहर में सोने की चेन और मोबाइल चोरी के अपराध में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण वरिष्ठों के आदेश पर स्थानीय पुलिस ने दिन के समय अधिकतम गश्त का आदेश दिया। पुलिस कांस्टेबल रानी ने दिन के दौरान गश्त शुरू कर दी। गश्त के दौरान टीम को कांदिवली के महावीर नगर इलाके में 2 युवक संदिग्ध हालत में घूमते दिखे। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए थाने लाया गया। जांच के दौरान पता चला कि ये दोनों मोबाइल फोन चोरी करने के रिकॉर्ड में अपराधी थे। उनके खिलाफ कांदिवली पुलिस स्टेशन में 6 से अधिक मोबाइल फोन चोरी के मामले दर्ज थे। इन 6 अपराधों के साथ ही पुलिस ने इनके पास से विभिन्न कंपनियों के 30 से अधिक चोरी के मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। इसकी कीमत करीब 3.5 लाख रुपए है। विक्रम अमरावती और बंटी वर्धा का रहने वाला है और फिलहाल दोनों कांदिवली के महावीर नगर इलाके में रह रहे थे। इन्हीं अपराधों में गिरफ्तार होने के बाद दोनों को बोरीवली की स्थानीय अदालत में पेश किया गया। इस बार कोर्ट ने उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर गनोरे ने संभावना जताई है कि इस जांच से कुछ अन्य अपराधी भी सुलझेंगे।
पुलिस अधिकारियों के साथ आम लोगों की बैठक। मीरा भाईंदर शहर में त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न हो, इसके लिए पुलिस आयुक्तालय के माध्यम से नगर परिषद और सभी पुलिस स्टेशनों के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में शांति समिति व परिषद के पदाधिकारी मौजूद थे। त्योहारों के दौरान जुलूस, बाइक रैली निकालने की अनुमति के लिए पुलिस को कुल 17 आवेदन प्राप्त हुए हैं। त्योहारों के दौरान जुलूस बिना किसी बाधा के निकले, इसका ध्यान रखा जाएगा। किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इसका ध्यान रखना होगा। गायकवाड़ ने अनुरोध किया कि शांति समिति के माध्यम से इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कोई शराब पीकर त्योहार की पवित्रता को खराब न करे। कार्यक्रम के दौरान मंडलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक में चर्चा करते हुए उपस्थित प्रत्येक मंडलों के पदाधिकारियों को त्योहारों के दिन आने वाली बाधाओं एवं निवारण योजनाओं के बारे में बताया कि उन्हें किस प्रकार अनुमति दी जाएगी तथा उन्हें क्या क्या करना होगा। जुलूस निकालते समय किसी भी अस्पताल स्थल पर अधिक देर तक घंटी न बजाई जाए। निर्धारित मार्ग पर जुलूस निकालने में कोई परिवर्तन न किया जाए। कहा गया है जुलूस और बाइक रैली निकालते समय सभी यातायात नियमों का पालन किया जाए और इसमें शामिल वाहनों की संख्या की पूरी जानकारी पुलिस को दी जाए। सर, मंडळांच्या सोबत सण शांततेत पार पडावे त्याच्यासाठी मीटिंग काय सांगता? आगामी रामनवमी, हनुमान जयंती आणि महावीर जयंती हे 3 महत्त्वाच्या जयंती आणि त्यात मिरवणुका, रॅली, पालखी सोहळा असे विविध कार्यक्रम पुढील 8-10 दिवसामध्ये आहेत. तर त्या अनुषंगाने मीरा भाईंदरमध्ये जे काही मंडळ असतील त्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक, त्याचप्रमाणे सर्वही 7 पोलीस स्टेशनचे जे शांतता कमिटीचे सदस्य होते, त्याचप्रमाणे पत्रकार, अशी बैठक आपण आज आयोजित केलेली होती. मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या काही अडचणी आहेत का याच्याबाबत त्यांना विचारपूस करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे त्यांचे काही सजेशन्स असतील ते सजेशन्स ऐकून आपण पोलीस विभागाकडून त्यांना काय मदत पाहिजे का, आपल्याकडनं अर्ज आल्यानंतर परवानगी दिली जाते, तर त्या बाबतीत ती प्रोसिजरची माहिती पण त्यांना देण्यात आली. आणि त्याचप्रमाणे पदाधिकाऱ्यांनी स्वतःहून काय नियम पाळले पाहिजे, काय केलं पाहिजे याच्याबाबतही माहिती देण्यात आली. सण साजरे करताना कोणाच्याही भावना दुखावली नाही, त्याकरता पोलीस या बाबतीत आपण मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना सूचना दिलेल्या आहे. त्याचप्रमाणे आपण जी परवानगी देणार आहे त्या परवानगीमध्ये लेखी देणार आहे. त्याचप्रमाणे सर्वांचं प्रबोधनही आपण केलेलं आहे की आपल्यामुळे कोणाच्या धार्मिक भावना दुखावणार नाही आणि या शहराची शांतता बिघडणार नाही, या दृष्टिकोनातून प्रत्येकाने काय काळजी घेतली पाहिजे. आणि अशा प्रकारचे ज्या अफवा किंवा चुकीचे व्हिडिओ किंवा मेसेजेस जेव्हा प्रसारित होतात आणि फॉरवर्ड होतात, तर त्याच्यातनं कुठल्या प्रकारचे दुष्परिणाम होतात किंवा गुन्हे दाखल होऊ शकतात, याच्याबाबतही माहिती आपण सर्वांना दिलेली आहे. त्याचप्रमाणे सोशल मीडियाच्या माध्यमातूनही आपण आणि पत्रकारांच्या माध्यमातूनही हा मेसेज जो आहे सर्वसामान्यांपर्यंत आपण पोहोचत आहोत की कशा पद्धतीने जर एक मेसेज पाठवला त्याच्यावर काय काय सेक्शनने गुन्हे दाखल होऊ शकतात. आपल्याकडे आतापर्यंत 17 अर्ज प्राप्त झालेले आहे आणि त्यांचं प्रोसिजर जे आहे परवानगी देण्याचं ते सुरू आहे. आज मीरा भाईंदर पुलिस आयुक्तालय में जोन 1 में जो भी मीरा भाईंदर के मंडल हैं, रामनवमी, हनुमान जयंती और महावीर जयंती, ये जो आगामी 3 प्रोग्राम है उसके लिए सब मंडल के पदाधिकारी, शांतता कमेटी के सदस्य, पत्रकार सबको आज बुलाया गया था. उनके कोई प्रॉब्लम्स होंगे, सजेशंस होंगे तो वो सजेशंस भी सुने गए और पुलिस विभाग की तरफ से इसमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी सबको बताया गया. मीटिंग में सबको रिटर्न में परमिशन में तो दिया ही गया है. ओरली भी हमने सबको बताया है कि हमारा बिहेवियर ऐसा चाहिए कि किसी लोगों की समाज की भावना आहत नहीं होनी चाहिए. कोई सोशल मीडिया या मैसेजेस पे ऐसे वीडियो या मैसेजेस प्रसारित नहीं होने चाहिए, इसके बारे में भी सबको बताया गया. क्या क्या सावधानियां उनको बरतनी चाहिए, अगर इसके बारे में इस उत्सव में सावधानियां बरतने के बारे में यही पहले तो यही बताया गया कि किसी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए, डिसिप्लिन बनाए रखना चाहिए, जो भी रूट दिया गया है वही रूट से आना जाना चाहिए. और ट्रैफिक, मीरा भाईंदर में अभी सब रास्ते का काम चल रहा है, तो ट्रैफिक और लोगों को भी तकलीफ
नहीं होनी चाहिए, एम्बुलेंस भी आती जाती रहती है, वो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए डिसिप्लिन का पालन करना भी जरूरी है। जो टाइमिंग है स्पीकर का परमिशन मॉर्निंग 6 से रात को 10 बजे तक ही रहता है, तो उसका भी पालन करना चाहिए। ये सब हम आह्वान करना चाहेंगे शहरवासियों को? मैं मेरा भाईंदर के शहरवासियों के आह्वान करना चाहूँगा कि जो रामनवमी का उत्सव है बहुत ही उत्साह से इस साल होने वाला है, तो पुलिस प्रशासन सब आपके साथ है, हमें भी सब लोगों का सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, और शांति से कैसे पार करें। और इस शहर की शांतता और कानून सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए जनता का सहयोग हमें चाहिए। कुछ भी तकलीफ होगी तो पुलिस को सहकार्य करो, आगे पुलिस को कंप्लेंट करो, कोई भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, और मैसेजेस या वीडियो जो गलत संदेश फैलाए उसको रोकना चाहिए, वो आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। सर, इस दौरान अगर कोई घटना होती है, कोई इंसिडेंट होता है, तो पुलिस के साथ आमतौर पर कैसे संपर्क कर सकते हैं? सबसे आसान तरीका तो हर एक प्रोसेशन के साथ पुलिस अधिकारी कर्मचारी रहेंगे। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो हम डायल 112 का नंबर है, वो कोई भी अपने मोबाइल से फ्री डायल है वो कर सकते हैं, तुरंत वहाँ पे हेल्प पहुँच जाएगी।